स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपके लिए राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत विभागाध्यक्ष जो आता है राहत आयुक्त, उसको लेकर आया हूँ। इसके अंतर्गत हम सभी लोग राज्य आपदा प्रबंधन विभाग और राहत आयुक्त के बारे में देखेंगे। लास्ट में मैंने कुछ प्रश्न भी रखे हैं, लास्ट में हम सभी लोग वो उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग। पहले हम लोग आपदा का मतलब समझ लेते हैं कि आपदा क्या होती है। देखिए, आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है जिसका सामना करने के लिए कोई व्यक्ति या समूह अपने आप में तैयार या समर्थ ना हो। ये एक ऐसी आपदा, इसका मतलब दुर्घटना से लगाया जाता है और इसमें कोई भी व्यक्ति या कोई भी समूह तैयार नहीं होता है उस समय, और कोई समर्थ नहीं होता है जब ये आपदा आती है। ओके। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आपदा को दैवी, मानवजनित दुर्घटना अथवा लापरवाही से हुई किसी ऐसी बड़ी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें व्यापक जनधन की हानि, पर्यावरण की क्षति कारित हो तथा प्रभावित क्षेत्रों के लोग उसका सामना करने में असमर्थ हों। ओके, तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत बताया गया है। परंपरागत रूप से दैवीय आपदा जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, ये सब कैसी है? दैवीय आपदा है। इनके आने के बाद उपरांत पीड़ितों को राहत सहायता उपलब्ध कराना राज्यों का मुख्य कार्य होता रहा है। नई परिस्थितियों में अनेक मानव जनित दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो सकती हैं जिनका असर दैवीय आपदा के बराबर या इससे अधिक हो। ओके। इसी कारण आपदा की वर्तमान अवधारणा में दैवीय आपदाओं के साथ ही मानव जनित कारकों को भी शामिल किया गया है। दैवीय आपदाओं के साथ ही किसको शामिल किया गया है? जो मानव जनित कारक होते हैं उनको शामिल किया गया है तथा आपदा प्रबंधन में पूर्व तैयारी एवं पुनर्वास का राष्ट्रीय नेटवर्क राहत वितरण के साथ ही शामिल किया गया है। प्रदेश में आपदाओं से निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। तो प्रदेश में कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग राजस्व विभाग के अधीन काम करता है। इस विभाग का प्रमुख जो होता है राहत आयुक्त होता है। ओके, तो इस विभाग का जो प्रमुख होता है, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? राहत आयुक्त होता है। दैवीय आपदा के संबंध में आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा आपदा प्रबंधन की योजना तैयार करना राहत आयुक्त का मुख्य कार्य होता है। ये इसका मुख्य कार्य होता है राहत आयुक्त का। राहत आयुक्त के अधीन मंडलायुक्त होते हैं, जिलाधिकारी एवं उप जिलाधिकारी कार्य करते हैं। अब हम राहत आयुक्त कार्यालय के बारे में देख लेते हैं। राहत आयुक्त का कार्यालय राज्य में प्राकृतिक और मानव प्रेरित दोनों आपदाओं के मामले में प्रभावी प्रबंधन, प्रतिक्रिया और राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए नोडल है। ओके, प्रमुख है। राहत आयुक्त का कार्यालय आपदा प्रबंधन के संबंध में कानून बनाने में और नीति बनाने के लिए भी जिम्मेदार होता है। यह संबंधित विभागों की विकास योजनाओं में आपदा जोखिम में कमी को मुख्य धारा में लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ राहत आयुक्त का कार्यालय आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र, सक्रिय, बहु आपदा और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा लचीला उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ओके, तो ये सब क्या होते हैं? आपदा राहत आयुक्त और आपदा प्रबंधन विभाग है, उसके सारे कार्य होते हैं। कार्यालय राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश सरकार के उद्देश्य देखिए क्या है? राज्य में आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे को और मजबूत करना। जो भी संस्थागत ढांचा है आपदा प्रबंधन का, उसको मजबूत करना। दूसरा है प्राकृतिक और मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी उपाय करना। प्रभावित लोगों को त्वरित और प्रभावी बचाव अभियान और पारदर्शी राहत वितरण करना। ये सब क्या है? इसके उद्देश्य होते हैं।
उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से 4 प्राकृतिक आपदाएं आती हैं: बाढ़, सूखा, आगजनी और भूकंप। ये 4 प्राकृतिक आपदाएं उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से आती हैं। अब हम सब लोग एक एक करके देख लेते हैं। बाढ़। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में से उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे अधिक होने वाली आपदा है, जो लगभग हर साल राज्य या दूसरे हिस्से को प्रभावित करती है। राज्य में बाढ़ पैदा करने वाली महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, शारदा है, राप्ती है और गंडक है। तो ये सारी नदियां जो होती हैं उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। यूपी के गंगा नदी बेसिन में के क्षेत्र में सामान्य वर्षा 60 सेंटीमीटर से 190 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें 80% से अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है। बाढ़ की समस्या पश्चिम से पूर्व और दक्षिण से उत्तर तक बढ़ जाती है। राज्य के 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 73.06 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। ओके, तो कितना है? 240.93 लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से 73.06 लाख हेक्टेयर जो है ये बाढ़ प्रवण क्षेत्र होता है। सिंचाई विभाग के अनुमान के अनुसार केवल 58.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र वास्तव में संरक्षित किया जा सकता है। पूर्वी जिलों और साथ ही नेपाल की सीमा के इलाके में स्थित तराई क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित है। सबसे अधिक प्रभावित कौन है? जो नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। बाढ़ के कारण हर साल औसतन 26.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित होता है। फसलों, घरों और पशुओं का अनुमानित नुकसान सालाना 432 करोड़ रुपए होता है। इनके अलावा मानव जीवन का भी नुकसान होता है। बाढ़ नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते। तटबंधों का निर्माण, जल निकासी में सुधार, जलाशयों की रोकथाम, घाटी और जंगल आदि का निर्माण होना चाहिए। बाढ़ की भविष्यवाणी और आपदा की तैयारी के माध्यम से बाढ़ के नुकसान की संवेदनशीलता का संशोधन, यह भी बाढ़ नियंत्रण में आता है। नदी के प्रवाह में सुधार होना चाहिए, चौड़ा करना चाहिए नदी को, और गहराई से जल निकासी क्षमता बढ़ाने के लिए नदी वाहिका में सुधार होना चाहिए। ओके, ये सब कैसे हैं? ये सब बाढ़ नियंत्रण के उपाय हैं। ये देखिए, बाढ़ के दौरान जो राहत सामग्री बांटी जाती है लोगों के द्वारा या विभाग के द्वारा या वहां के संस्थानों के द्वारा, तो ये उसका चित्र है। ये देखिए, बाढ़ के दौरान जो राहत आपदा प्रबंधन के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है या वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा, ये सब उसी की पिक्चर है। आइए अब देखते हैं सूखा के बारे में। सूखा उत्तर प्रदेश राज्य को प्रभावित करने वाली एक बड़ी आपदा है। राज्य के सभी अनाज का लगभग 25% उत्पादन करता है राज्य, और इसीलिए कृषि एक महत्वपूर्ण राज्य है यहाँ। ये देखिए सूखा का चित्र, कैसे सूखा आ जाता है। बिल्कुल, ये भी एक सूखा का चित्र है, सूखे क्षेत्र का। देखिए, कुल बोया गया क्षेत्र 25.30 मिलियन हेक्टेयर है राज्य में, जिसमें 17.69 मिलियन हेक्टेयर अर्थात 66% सिंचित क्षेत्र होता है। ठीक है, कितना? 66%। सिंचित क्षेत्र में नहरों का योगदान लगभग 25% होता है। नहरों का योगदान कितना है? 25%। ट्यूबवेल और कुओं के बारे में लगभग जिसका 67% होता है, और जो बच जाता है उसके अंदर तालाब और झीलें आदि आती हैं, उनका परसेंटेज होता है तालाब और झीलों का। इस प्रकार सिंचित क्षेत्र का एक तिहाई और राज्य में वर्षा क्षेत्र की पूरी सीमा मानसून बारिश पर निर्भर होता है। तो बारिश का कितना होता है? एक तिहाई क्षेत्र होता है। ओके, वर्षा के द्वारा बारिश के माध्यम से भूजल का रिचार्ज कुल रिचार्ज का लगभग 80% होता है। मानसून बारिश हमारे क्षेत्र में एक वर्ष में कुल वर्षा का 70 से 80% है। यूपी राज्य को 2 मौसम संबंधी उप डिवीजनों में विभाजित किया गया है। कौन से वो 2 डिवीजन है? एक है उत्तर प्रदेश पूर्व और दूसरा यूपी पश्चिम। ओके,
सूखे के लिए नियंत्रण, देखते हैं सूखे का नियंत्रण कैसे किया जाता है। जलाशयों का निर्माण किया जाता है, सूखे के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जाते हैं, जलाशयों का निर्माण किया जाता है। बोर कुओं की खुदाई, मौजूदा कुओं की गहराई, भूजल रिचार्ज के लिए नदी के सेवन और बाढ़ के पानी को मोड़ को कम करना, तो ये सब आवश्यक कार्य भी होते हैं सूखे के अंतर्गत, जिससे बाढ़ को सूखे को कम किया जाए, बाढ़ नहीं सूखे को कम किया जाए। उचित फसल रोटेशन द्वारा मिट्टी नमी को संरक्षित करना, मिट्टी की नमी को संरक्षित करना फसल के द्वारा। सूखा प्रतिरोधी किस्मों आदि का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब सूखे के नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए आग। सालाना राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से गर्मियों में हजारों घर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा शहरी इलाकों में भी आग की दुर्घटनाएं होना एक आम घटना होती है। अगस्त 2005 को हुई आपदा राहत पर राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में राज्य अग्निशमन विभाग को आवश्यक बचाव निविदाओं और उन्नत बचाव निविदाओं के साथ लैस करने के लिए निर्णय लिया गया। किसको? अग्निशमन विभाग को। जो अभी कमी में है, वो कमी अभी पूरी नहीं हुई है, जो भी इसमें निर्णय लिया गया था। इसके अलावा फायर सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये उन्नाव में है, उत्तर प्रदेश राज्य की नोडल इंस्टीट्यूट है। ये खोज और बचाव अभियान में प्रशिक्षण के लिए युद्ध के स्तर पर इसको मजबूत किया जा रहा है। ठीक है, तो फायर सर्विसेज ट्रेनिंग जो है उन्नाव के में है, ये प्रशिक्षण और खोज करने के लिए और युद्ध स्तर पर इसको मजबूत किया जा रहा है। ये देखिए अग्निशमन के द्वारा जो है वो आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है। अब देखते हैं भूकंप रिएक्टर स्केल पर ये 5 या उससे अधिक की तीव्रता वाला भूकंप से जनहानि निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की संभावना होती है। दुर्भाग्यवश भूकंप से पहले चेतावनी उपलब्ध होती है, इसलिए भूकंप के प्रभाव को कम से कम करने के लिए सभी स्तरों पर त्वरित अभिक्रिया की योजना बनाई जानी चाहिए। ये देख रहे हैं आप उत्तर प्रदेश के मैप में, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे भूकंप जब आते हैं तो ज्यादा यहाँ पे नुकसान डैमेज करते हैं। ठीक है, मध्य का ये जो हिस्सा है यहाँ पे रेड वाले से कम डैमेज होता है, और जो निचला हिस्सा है यहाँ पे बहुत ही कम होता है, यहाँ पे नुकसान जो होता है बहुत ही कम होता है। ओके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिले भूकंप प्रभावित उच्च खतरे वाले 4 क्षेत्र में आते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन जिलों के नाम हैं, देखिए 11 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, जेपी नगर, रामपुर, मुरादाबाद, बुलंदशहर। ओके, भूकंप की स्थिति में समस्त संबंधित विभागों की आपदा प्रबंधन में भागीदारी। देखिए कौन कौन से विभाग जो होते हैं इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। देखिए अग्नि सेवाओं की भूमिका, पुलिस विभाग की भी भूमिका होती है इसमें, स्वास्थ्य विभाग भी भूमिका होती है। भूकंप आने पे लोग चोटिल हो जाते हैं तो उनकी जो दवाई का या काम जो करता है वो स्वास्थ्य विभाग करता है। पशुपालन विभाग इसके अंतर्गत आपदा के समय देखरेख करते हैं। जल संस्थान की भूमिका भी होती है इसके अंतर्गत। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग भी इसके अंतर्गत अपना सहयोग करता है। उचित ऊर्जा विभाग भी होता है, सिंचाई विभाग भी, परिवहन विभाग, सूचना और जनसंपर्क विभाग, वन विभाग की भूमिका भी होती है। ये देखिए भूकंप आने पे सेना के जवान भी क्या करते हैं? राहत कार्य का कार्य करते हैं। ये भूकंप आया और लोगों सेना के द्वारा क्या किया जा रहा है? लोगों का बचाव कार्य किया जा रहा है। आपदाओं से निपटने के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। ठीक है, देश स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है आपदाओं से निपटने के लिए। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिले के स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। ओके, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कार्य करता है। ओके, यहाँ पे अब अपना लेक्चर समाप्त होता है।
अब हम सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख कौन होता है? राहत आयुक्त होता है, जिलाधिकारी होता है, उप जिलाधिकारी होता है या राजस्व विभाग होता है? तो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का जो प्रमुख होता है वो मेन रूप से आपका राहत आयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसमें राइट होगा। राहत आयुक्त जो होता है वो राज्य आपदा प्रबंधन विभाग का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का कितना भाग मानसूनी वर्षा पर निर्भर है? 1/5 भाग, 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/2 भाग। तो प्रदेश में सिंचित क्षेत्र का जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर भाग है वो 1/3 भाग है। ऑप्शन सी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपदाओं से निपटने के लिए देश स्तर पर कौन सा प्रबंधन प्राधिकरण है? तो देखिए, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये राज्य स्तर पर होता है, जिला आपदा प्रबंधन ये जिला स्तर पर होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये ऑप्शन जो सी होगा वो राइट होगा। ओके, देश स्तर पर जो होता है वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, राज्य स्तर पर निम्न में से कौन सा प्रबंधन प्राधिकरण है? राष्ट्रीय आपदा ये राष्ट्र स्तर पर है, देश स्तर पर जिला आपदा, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो होगा वो इसका राइट होगा। ओके, राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।